welcome to our online classes. I am Shanky Kothari, Faculty in Economy. I'll be taking up your economy section of prelims as well as mains. So let's have a brief overview regarding a syllabus for Indian economy. We have two parts as mentioned in our syllabus, prelims part and mains part. Different points are mentioned in prelims and mains part. The two parts are different but interrelated. You can see the prelims syllabus here. The very first word they have mentioned is Indian economy. अब पहले ही पॉइंट में पूरी इंडियन इकोनॉमी प्रीलिम्स के सिलेबस में मेंशन कर दिया, तो फिर बाकी के पॉइंट्स मेंशन करना रिडंडेंट है एक तरीके से. But anyways, so we'll be looking at Indian economy for prelims part through 5 pillars. The 5 pillars are fiscal policy, budget and taxation, monetary policy, banking and NBFCs, national income accounting, international institutions and planning. फिस्कल पॉलिसी, बजट एंड टैक्सेशन में हम सरकार की आमदनी और खर्चों के बारे में पढ़ेंगे, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में भारत के. मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई जो पैसों का सर्कुलेशन मार्केट में मेंटेन करता है उसके बारे में. बैंकिंग में भारत में बैंक्स का क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक. और एक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो तेज़ी से उभरा है भारत में, दैट इज़ NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. फॉर एग्जांपल बजाज फिनसर्व की एक फाइनेंशियल कंपनी है लेकिन बैंक नहीं है, दैट्स वाई नोन एज NBFCs. थर्ड वी वुड बी लुकिंग विद नेशनल इनकम अकाउंटिंग. यहाँ पर हम नेशनल इनकम के मेजर्स देखेंगे जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और GNP और GDP एक्सेट्रा. Fourth pillar would be that of international institutions. Primarily we will be looking at 3 institutions, World Bank, IMF and World Trade Organization. And the last part we'll be looking at is 5-year plans in India. Now there might be a question here कि generally 5-year plans तो सबसे शुरुआत में पढ़ाया जाता है इकोनॉमी के, यहाँ पर लास्ट में क्यों mentioned है. पॉइंट इज़ कि 5-year प्लान्स में कई सारी ऐसी टर्म्स आती हैं जैसे फिस्कल डेफिसिट, रेपो रेट, करंट अकाउंट डेफिसिट. ये सारी टर्म्स जब तक हमें पता नहीं होंगी, हम 5-year प्लान्स में क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं हुई, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, ये एनालिसिस अच्छे से कर नहीं पाएंगे जब तक हम इन टर्म्स के बारे में अवेयर ना हो. तो जो पहले 4 पिलर्स हैं उन्हें पढ़ के हम कंसेप्चुअल इकोनॉमी को समझ लेंगे और फिर सबसे लास्ट पार्ट में 5-year प्लान्स में ये सारी टर्म्स जब आएंगी अलग अलग जगहों पर तो हमें समझने में आसानी होगी. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन प्लानिंग एट लास्ट पार्ट. इसके पिछले वाली स्लाइड पे जाते हैं जो भी थोड़ी देर पहले डिस्प्ले हुई थी, दैट इज़ मेन सिलेबस. सो मेन सिलेबस is somewhat interrelated with prelims. जो basic concepts हैं जो mains में use होंगे, these all are covered in prelims, but mains is more descriptive type. पर फिलहाल हम mains पे बात नहीं करेंगे. We would be talking solely about prelims and the concepts related to it. यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मेंशन है फिस्कल पॉलिसी, बजट एंड टैक्सेशन. सो वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक इटसेल्फ, फिस्कल पॉलिसी, बजट एंड टैक्सेशन. Fine. What do you understand by fiscal policy? See, आम तौर पे जब हम घर की फिस्कल पॉलिसी की बात करें अगर, तो इट इज़ रिलेटेड टू घर की आमदनी और घर के खर्चे. दैट्स वाई वी से कि ये घर का बजट है. द सेम एनालॉजी अप्लाइज एट द नेशनल लेवल कि जब सरकार अपनी आमदनी और अपने खर्चों का पूरा रिटर्न डॉक्यूमेंट और नीति प्रोवाइड करे, इट इज़ नोन एज फिस्कल पॉलिसी. सिंस it is done by government, it is done at a national level, it is not so simple as we do at home. It has various conceptual and constitutional and legal underlinings. घर का बजट बनाना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक देश का बजट प्रेजेंट करना कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है.
as constitution under article 112 says so that every year it will be the responsibility of central government to present annual financial statement, जिसे आम भाषा में हम बजट कहते हैं, which will be an estimate of receipts and expenditure. Receipts मतलब आमदनी और expenditure मतलब खर्चे. तो सरकार को हर साल अपनी आमदनी और खर्चों का एक रिटर्न डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करना होगा. This is mentioned in Article 112. That's why government presents budget every year. Who prepares budget? Quite obvious. Government, central government, उसके अंदर finance ministry. But what is not very obvious and not known much is that finance ministry में एक particular department है, that is Department of Economic Affairs, which prepares this budget. Regarding your prelims, there might be questions like कि ये वाला department कौन सी ministry में आता है. So please go to the respective websites of various ministries and which are in news and have a look at their department कि कौन सा department क्या काम करता है. For example, finance ministry में 5 departments हैं. One is Department of Revenue, जो कि टैक्स कलेक्शन का काम करता है, दैट इज़ रिलेटेड टू इनकम टैक्स और जीएसटी. सेकंड इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो सरकार के एक्सपेंसेस का लेखा जोखा रखता है. थर्ड इज़ दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट. जो भी देश में डिसइन्वेस्टमेंट होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है वी वुड बी रीडिंग फर्दर, पर डिसइन्वेस्टमेंट एक आम अंडरस्टैंडिंग के लिए फ़िलहाल when government sells off its assets, जब सरकार अपने assets को बेचे, उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं. तो देश में जो भी सरकारी कंपनीज का डिसइन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए नोडल डिपार्टमेंट है दीपम, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट. फोर्थ इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए नोडल डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. मतलब जो भी सरकारी बैंक है उनके लिए नोडल डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. या फिर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स जैसे जनधन योजना, इट इज़ रन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री बट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. और एक लास्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसका काम होता है हर साल बजट बनाना, साथ ही इकोनॉमिक सर्वे, पिछले बीते हुए फाइनेंशियल ईयर में क्या वित्तीय स्थिति रही, इसे भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू प्रेजेंट करता है. साथ ही हर आने वाले साल का बजट भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही बनाता है. सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 112, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है सरकार के ऊपर टू प्रेजेंट बजट एवरी ईयर. मूविंग फॉरवर्ड, I have explained it in more easy language कि budget is the process of estimating the availability of resources and then allocating them to various activities according to predetermined priorities. आपकी आमदनी कितनी है, मतलब आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं, इन्हें आप आपकी प्रायोरिटी के अनुसार अलोकेट करते हैं. इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं बजट. फॉर एग्जांपल, अगर आमदनी 100 रुपये है तो आपके बजट में प्रायोरिटी रहेगी मे बी कंजम्पशन, खाने पीने की चीज़ें. लेकिन अगर आपकी आमदनी 1 लाख रुपीज़ है तो आपका एलोकेशन हो सकता है फॉर से लग्जरी आइटम, से स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा. सिमिलरली इज़ द केस विद गवर्नमेंट. अपने रिसोर्सेस को जांचती है सरकार, उसके अनुरूप अपनी प्रायोरिटी के अनुसार अलग अलग एक्टिविटीज़ में पैसा अलोकेट करा जाता है. जब भी सरकार बजट प्रेजेंट करती है आने वाले साल का, उसके साथ ही पिछले बीते हुए साल में क्या अचीवमेंट हुए वो भी बजट में प्रेजेंट करे जाते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि बजट इज़ ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट टू इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड इट इज़ अ टूल टू इम्प्लीमेंट फिस्कल पॉलिसी. दैट इज़, फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार की आमदनी और खर्चे को इम्प्लीमेंट करने का एक टूल है बजट. Now this budget, as I have said, is a constitutional requirement. इसमें आमदनी की बात होगी. आमदनी मतलब
taxes, क्योंकि tax is one of the most important source of revenue for government. Apart from taxes there are also sources, but उसके बारे में बाद में बात करेंगे. फिलहाल taxes are the major sources. उस पर बात करते हैं कि सरकार बजट में जो आमदनी मार्क करती है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल क्या है, सरकार जो खर्चे करती है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल क्या है. लेट अस हैव अ लुक वन बाय वन. फर्स्ट वी हैव सीन आर्टिकल 112 जो कि सरकार को बाध्य करता है कि इट हैज़ टू प्रेजेंट इनकमिंग एंड आउटगोइंग मनी, दैट इज़ आमदनी और खर्चे बताने होते हैं पार्लियामेंट को. सेकेंड इज आर्टिकल 265. इट सेज it is basically derived from the American idea of no taxation without representation. मतलब आप तब तक जनरल पब्लिक पर टैक्सेशन नहीं लगा सकते जब तक कि उस पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स या वो पब्लिक खुद इस बात के लिए हामी ना भर दे. That is what government does in budget. Government present the budget to parliament जिसमें टैक्स मतलब आमदनी और खर्चों का डिटेल होता है. जब तक पार्लियामेंट मतलब जनता के रिप्रेजेंटेटिव इसे अप्रूव ना कर दे तब तक गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से जनरल पब्लिक पर टैक्सेशन लेवी नहीं कर सकती. दिस इज व्हाट आर्टिकल 265 सेज. It says that every government has to take the permission of parliament to collect taxes from the citizens. It is the same principle, that is no taxation without representation. Next is article 266. It says without parliament's approval government cannot spend, खर्चा नहीं कर सकते. एक फंड है, हम आगे देखेंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कुल मिलाकर जो टैक्स का पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड में जाता है. टैक्स लगाने के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी, ये जो टैक्स का पैसा कंसोलिडेटेड फंड में इकट्ठा हुआ है इसे खर्चा करने के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी ज़रूरत होती है, जो कि आर्टिकल 266 मेंशन करता है. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं बजट के. आर्टिकल 112, 265 टैक्स लगाने की रजामंदी, 266 खर्चे करने की आज्ञा. So this is about the constitutional requirements of budget. Moving forward. Now in India budget is presented generally in 6 steps. We'll have a look at it. First day finance minister presents the budget. जो हमने speeches देखे हैं न्यूज़ में कि she stands and presents the whole budget. Following 10 to 15 days ये जो बजट प्रेजेंट हुआ है उस पर पार्लियामेंट में एक जनरल डिस्कशन होता है. आफ्टर दिस सेकेंड स्टेप पार्लियामेंट गोज इनटू रिसेस. पार्लियामेंट एडजर्न कर दी जाती है. जो बजट में एक्सपेक्टेड खर्चे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मेंशन करे गए हैं, जो बजट में अलग अलग खर्चे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मेंशन करे गए हैं उन्हें पार्लियामेंट की कमिटी जिसका नाम है डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये कमिटी इन खर्चों को अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अनुसार स्क्रूटनाइज करती है. फॉर एग्जांपल व्हेन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट in the budget document, she might have said कि we are allocating rupees 1000 crores for say road construction, we are allocating rupees 500 crores for say tourism, we are allocating say rupees 2000 crore for police modernization. All these are demand for grants asked by government from parliament. So government asks these demands for grants from parliament. Now parliament's committee, there are different committees of parliament. The parliament's committees will scrutinize these demand for grants. For example, they will see कि 1000 करोड़ रुपए जो मांगे हैं इसके पीछे का रेशनल क्या है, लॉजिक क्या है.
क्या जो ऑब्जेक्टिव अटेन करना चाह रहे हैं 1000 करोड़ से, क्या वो 500 करोड़ में अटेन हो सकता है, या क्या वो 2000 करोड़ में अटेन होगा, XYZ। तो इस तरीके से पार्लियामेंट की डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमिटीज़ हैं जो कि इन डिमांड फॉर ग्रांट्स को स्क्रूटनाइज करती हैं। 24 लगभग डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं जो कि इन डिमांड फॉर ग्रांट्स को स्क्रूटनाइज करती हैं। जैसे कुछ के एग्जांपल हैं, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी ऑन से ट्रैवल एंड टूरिज़्म, जो भी ट्रैवल और टूरिज़्म से रिलेटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे रोड, सिविल एविएशन, कल्चर, इन सब की डिमांड फॉर ग्रांट्स वुड बी एनालाइज्ड बाय दिस डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी। और ये एक अच्छा मॉडल भी है, क्यों? क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में डिमांड फॉर ग्रांट्स रखी हैं वो 542 मेंबर्स पार्लियामेंट के एक साथ बैठकर स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते। दैट्स वाई बेटर मॉडल इज़ कि कमिटीज़ बना दी जाए अलग अलग, ये कमिटीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट्स की डिमांड फॉर ग्रांट को स्क्रूटनाइज करती हैं। सो कमिंग बैक, फर्स्ट डे प्रेजेंटेशन हुआ बजट का, अगले 15 दिन जनरल डिस्कशन हुआ। अब पार्लियामेंट को रिसेस में भेज दिया गया, एडजर्न कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो डिमांड फॉर ग्रांट्स प्रेजेंट हुई हैं दैट वुड बी स्क्रूटनाइज्ड बाय वेरियस डिपार्टमेंटल कमिटीज़। इट टेक्स अबाउट अ मंथ फॉर दीज कमिटीज़ टू स्क्रूटनाइज। वो अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करती हैं, जब पार्लियामेंट लगभग 1 महीने के बाद वापस मिलती है। ये जो कमिटीज़ की रिपोर्ट है इस पर डिस्कशन होता है, और फाइनली 5th स्टेज में जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं उस पर वोटिंग होती है। जैसे डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोटिंग होती है, कहा जाता है कि अब एप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया, मतलब अब सरकार को इन चीज़ों पर खर्चा करने की परमिशन मिल चुकी है पार्लियामेंट से। और सबसे लास्ट स्टेप होती है फाइनेंस बिल, जो कि सरकार जो अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेस लगाने वाली है उसकी डिटेल होती है, वो पार्लियामेंट पास करती है। तो इन 6 स्टेप्स का पूरा होना ही हम कहते हैं कि पार्लियामेंट हैज़ पास द बजट। सो थिंग इज़ दैट अगर हम पिछले 2017 से पहले की बात करें तो जो बजट का प्रेजेंटेशन होता था, that is the first step, as you can see on screen. Presentation of budget was on generally 28th February. इसके बाद लगभग 15 मार्च तक सेकेंड स्टेप बजट पर जनरल डिस्कशन होता था। तीसरी स्टेप 15 मार्च से 15 अप्रैल डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज डिमांड फॉर ग्रांट को स्क्रूटनाइज करती थी। फोर्थ स्टेप लगभग अगले 10 दिन, दैट इज से 15th अप्रैल से 25th अप्रैल, इन डिमांड फॉर ग्रांट्स पर डिस्कशन चलता था। फिफ्थ स्टेप लगभग 25 से 30 अप्रैल के बीच ये पास होती थी एप्रोप्रिएशन बिल के तौर पर, जिससे कि सरकार फिर खर्चा कर सकती थी। एप्रोप्रिएशन बिल पास होता था। और सबसे लास्ट स्टेप सरकार को फाइनेंस बिल पास करवाना होता था, मतलब टैक्सेशन लगाने की अनुमति पार्लियामेंट से। तो इट टुक अबाउट 15th मई, लगभग 15 मई तक ये पूरी बजट की प्रक्रिया ख़त्म हो पाती थी, जो कि 28 फरवरी से शुरू होती थी। नाउ देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? 28 फरवरी को आपने अगले साल के लिए बजट प्रेजेंट करा, जो कि अगला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। मतलब आपको 1 अप्रैल, मई, जून के खर्चे करने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी चाहिए, लेकिन ये मंजूरी मिलते मिलते तो 30 अप्रैल और 15 मई आ चुकी है। मतलब कि आने वाले 1 अप्रैल से लेकर 30 मई, 15 मई तक के सरकार को खर्चे करने की अनुमति नहीं मिली है। हाउ टू मैनेज दिस थिंग? व्हाट वाज डन कि जब तक 15 मई तक बजट फाइनली पास होता, तब तक टेम्पररीली सरकार को खर्चा करने के लिए, मतलब 1 अप्रैल से
से 30 मई तक खर्चा करने के लिए पार्लियामेंट टेम्पररी परमिशन प्रोवाइड कर देती थी। इसी को हम कहते थे वोट ऑन अकाउंट। इन 2 महीनों के लिए जब तक कि बजट पास नहीं हो जाता तब तक पार्लियामेंट अलाउज गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी। ये एक प्लेन ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज थी, क्योंकि सरकार बजट लेट प्रेजेंट करती थी और लेट बजट प्रेजेंट होने के कारण उसका पैसेज भी देर से होता था। नाउ दिस प्रोसेस हैज़ बीन डन अवे विथ, क्योंकि जो 28 फरवरी को बजट प्रेजेंट होता था वो 1 फरवरी को एडवांस कर दिया गया है और पूरी बजट की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर ली जाती है। इसका फ़ायदा ये कि किसी भी प्रकार के टेम्पररी 2 महीने के लिए खर्चा करने के लिए पार्लियामेंट से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 30 मार्च तक बजट की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर है, गवर्नमेंट कैन स्टार्ट स्पेंडिंग इट्स मनी। तो दिस इज द आइडिया ऑफ वोट ऑन अकाउंट। I have explained it. Please go through it once. I am waiting for 2 minutes here. Okay. There is one more concept often confused with vote on account, that is interim budget. Now, see, the two are different, but often students confuse it as same. Vote on account is different from interim budget. Interim budget का concept ये है कि अगर कोई special year है, से इलेक्शन ईयर है, जैसे मई 2019 था। अब मई 2019 में इलेक्शन होने हैं और एक नई सेंट्रल गवर्नमेंट चुनकर आनी है, लेकिन इससे पहले फरवरी में इट वाज टाइम टू प्रेजेंट द बजट, फरवरी 2019। अगर फरवरी 2019 में जो गवर्नमेंट थी वो पूरे साल का बजट, दैट इज़ अप्रैल 2019 से मार्च 2020 का बजट अगर प्रेजेंट कर देती और जो नई सरकार चुन के आती उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ अलग होती, इट वुड हैव लेड टू वेरियस कॉन्फ्लिक्ट। ऐसी स्थिति में जबकि इलेक्शन ईयर हो या कोई अनसर्टन सर्कमस्टेंसेस हो, तब सरकारें पूरे साल का बजट प्रेजेंट ना करके सिर्फ कुछ मंथ्स का बजट प्रेजेंट करती हैं। जैसे कि फरवरी 2019 में हुआ था, जो बजट प्रेजेंट हुआ था वो अप्रैल, मई, जून और जुलाई का हुआ था। क्यों? क्योंकि जो मई में नई गवर्नमेंट चुनकर आने वाली थी उसके ऊपर छोड़ दिया गया था कि वो लगभग जुलाई एंड में अपना आने वाला बजट प्रेजेंट करेंगी, जो कि ऐसा हुआ भी। हमने जुलाई में एक और बजट देखा। ये जो कुछ महीनों के लिए बजट प्रेजेंट होता है इसी को हम कहते हैं इंटरिम बजट। ये वोट ऑन अकाउंट से ऐसे अलग है कि वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ खर्चों की बात होती है, वो भी टेम्पररी 2 महीने के। लेकिन इंटरिम बजट रहता कुछ महीनों के लिए है, लेकिन इसमें दोनों बातें होती है। इन कुछ महीनों में लगाए जाने वाले टैक्सेस की बात, साथ ही साथ इन कुछ महीनों में होने वाले एक्सपेंडिचर की बात। सो इंटरिम बजट टॉक्स अबाउट बोथ थिंग्स, taxes and expenditure, while vote on account talks only about expenses. So this is about the vote on account and interim budget. Coming back to our previous slide, so these are the 6 steps for passing budget, as well as 2 concepts, that is vote on account and interim budget. This is it for the lecture. In the next lecture we will see some various funds in which the tax money or non-tax money gets deposited. Thank you.